हेलो एवरीवन, ये है एडवांस एसईओ कोर्स की सेकंड क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं एंड स्पेसिफिकली गूगल कैसे काम करता है। आज की क्लास में हम सर्च इंजन्स के काम करने के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, गूगल क्या क्या खास करता है, कौन से खास खुफिया सिस्टम है उनके पास ये जानेंगे, और साथ ही में गूगल आपके यूआरएल्स को किन 10 मेथड से डिस्कवर करता है वो भी समझेंगे। पुराने एसईओ से वो सिर्फ साइट मैप को यूज कर रहे हैं, लेकिन 10 मेथड है जिनसे गूगल आपके यूआरएल्स को डिस्कवर करता है। आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मेरे ही प्राइवेट कोर्सेज में थी और गूगल के अपने रिसर्च पेपर्स में है। मैंने अभी तक किसी भी हिंदी इंग्लिश वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हुए किसी को नहीं देखा है। अगर आपको पता है ऐसा कोई चैनल तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। एकदम यूनिक मटेरियल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे एक ही महीने में इस कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, और मैं वेबसाइट के रैंक करने के तरीके को बताने की जगह गूगल सर्च इंजन के काम करने के तरीके को बता रहा हूं। लेकिन इसका एक रीजन है। आज बहुत सारे एसईओज डरे हुए हैं। सबको लग रहा है कि भाई लोग चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी से ही काम चला लेंगे, ना गूगल बचेगा ना एसईओ बचेगा। लेकिन असलियत यह है कि ना आप सर्च इंजन्स को समझ रहे हैं, ना ही चैट जीपीटी जैसे एलएलएम्स को समझ रहे हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी जैसा एलएलएम बॉट जो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो गूगल जैसे सर्च इंजन्स को जो एकदम ऑपोजिट तरीके से काम करता है उसको रिप्लेस भी कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप दोनों के काम करने के तरीके को समझेंगे। अगर आप एक बार समझ जाएंगे कि आखिर गूगल किन किन सिस्टम्स को यूज करता है, और फिर आप जानेंगे कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, तो फिर आपका डर भी निकल जाएगा। एक बच्चा होता है, आप उसको हवा में उछालते हैं और वो जोर से हंसता है। आपको कोई हवा में उछाले तो आप चीख पड़ेंगे। फर्क क्या है दोनों के बीच में? बच्चे के अंदर डर नहीं है, वो हंसता है, एंजॉय करता है। आपके अंदर से अगर सर्च इंजन्स का, गूगल अपडेट का, एसईओ के तबाह बर्बाद हो जाने का डर निकल जाएगा, तभी आपको सीखने में मजा आएगा। इस कोर्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखो, मैं जो कोर्स में बता रहा हूं वो मैंने 14 साल में सीखा है, और मुझे नहीं पता कि 14 साल की लर्निंग को एक महीने में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इतना काबिल में नहीं। एक एक क्लास को देख के नोट्स बनाना होगा, रट्टा लगाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी इस कोर्स से, तभी कोई फायदा मिलेगा। देखो, इस कोर्स से कोई तो जॉब ले जाएगा, किसी को प्रमोशन मिलेगा, कोई अपने बिजनेस को बढ़ा लेगा, और कोई सिर्फ ट्यूटोरियल्स ढूंढता रह जाएगा। आप किस कैटेगरी में है, या आपकी मेहनत और आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो नाउ अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप नोट्स बनाइए और जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कल संडे की डाउट सॉल्विंग क्लास में पूछिए। डाउट सॉल्विंग क्लास लाइव होगी। नाउ डाउट सॉल्विंग सेशन लाइव तो होगा, लेकिन वो मेंबर्स ओनली होगा, और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का तरीका जिन लोगों को अभी नहीं पता है, वो क्रोम या सफारी किसी भी ब्राउजर से youtube.com/Amit Tiwari इस पेज को विजिट करें, और वहां पर सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको ज्वाइन वाला बटन दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर आप इसी वीडियो के नीचे भी देखें तो सब्सक्राइब वाले बटन के साइड में आपको ज्वाइन वाला बटन दिखाई दे जाएगा। उस पर क्लिक करना है, बड़ा इजी प्रोसेस है। 29 रुपीज सिर्फ फीस है पर मंथ की। जिन कंट्रीज में अभी ये ज्वाइन वाला फीचर, मेंबरशिप वाला फीचर नहीं है, उनके लिए भी हम कुछ इंतजाम कर रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ इंतजाम हो जाएगा तो मैं अगली क्लास में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे से ज्वाइन करना है, कहां से ज्वाइन करना है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि एक्चुअली में सर्च इंजन्स एंड गूगल कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है एक डायग्राम, और ये है एक आइडियल सिंपल सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसका डायग्राम है। एंड घबराइए मत, ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सो लेट मी जूम इन। और एक सर्च इंजन की शुरुआत होती है इंटरनेट से। सुनने में बहुत आयरनिकल लग रहा होगा, लेकिन यह है मेरा पूरा इंटरनेट। इस इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और जो हमारा क्रॉलर होता है वो इन वेबसाइट से डेटा को उठाता है। इस क्रॉलर का काम है पूरे इंटरनेट की वेबसाइट्स को विजिट करके वहां से डेटा को अपने पास एक्सेप्ट करना। नाउ क्रॉलर क्या होते हैं? जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में एकदम नए हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रॉलर कुछ खास जीव नहीं है, बल्कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो किसी भी सर्च इंजन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, और वो उनके लिए वेबसाइट्स को जाकर विजिट करते हैं। नाउ ये क्रॉलर जरूरी नहीं कि सिर्फ गूगल के पास ही हो, बहुत छोटी छोटी अलग अलग कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल सैमरश है, एचरेफ्स है। आप भी अपने खुद के पर्पस के लिए क्रॉलर्स को बना सकते हैं। प्रोग्राम आपको इंटरनेट पर फ्री ओपन सोर्स मिल जाएंगे। सो ये जो क्रॉलर्स हैं ये गूगल के लिए या जिस भी सर्च इंजन ने बनाया है उनको, उन सब के लिए अलग अलग वेबसाइट्स को जाकर विजिट करने का काम करते हैं। इन क्रॉलर्स के अलग अलग नाम होते हैं जो इन्हें बनाने वाली कंपनीज अपने आप से देती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल के क्रॉलर्स को गूगल बॉट कहा जाता है, बिंग के क्रॉलर्स को बिंग बॉट कहा जाता है, एंड ये इसी तरह से ट्रेडिशन चला आ रहा है। नाउ क्रॉलर जो भी डेटा वेबसाइट से उठाते हैं उसे उठाकर एक दूसरे सिस्टम को देते हैं जिसे कहा जाता है इंडेक्सर। इंडेक्सर भी अलग अलग नामों वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल के इंडेक्सर को कहा जाता है कैफीन,
सो ये इंडेक्सर क्या करता है कि क्रॉलर से जो भी डेटा मिला उसको हजम करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने के बाद एक दूसरे सिस्टम को देता है जिसे कहते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स, जो भी इंडेक्सर ने जो भी डेटा को कंज्यूम करने के बाद जो भी अपनी फाइंडिंग्स निकाली हैं उसको अपने पास सेव कर लेता है। ये एक तरह से स्टोरेज है जहां पर पूरा डेटा सेव रहता है। नाउ ये डेटा सेव हो गया, सो हमारे पास जो पूरे इंटरनेट पर जितनी वेबसाइट्स हैं उनका डेटा क्रॉलर ने कंज्यूम किया, क्रॉलर से वो डेटा इंडेक्सर के पास जाता है ताकि इन क्रॉलर के सेव किए हुए डेटा को इंडेक्सर समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, प्रोसेस कर सके, और प्रोसेस करने के बाद जो भी उसकी फाइंडिंग होती है उसे इंडेक्स में सेव कर दिया जाता है। नाउ जैसे ही एक नॉर्मल यूजर आता है इस सर्च इंजन पर, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या है कि जैसे हम अगर आ जाते हैं google.com पर तो हमें यहाँ पर एक वेब पेज दिखाई दे रहा है। ये हमारा यूजर इंटरफेस है। हम जो भी क्वेरी यहाँ पर देंगे लाइक व्हाट इज लाइफ, एंड इसका आंसर यहीं पर मिलेगा। तो ये ओवरऑल में सिर्फ यूजर इंटरफेस है। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो यूजर है हमारा वो हमारे इंटरफेस पर आता है, अपने इंटरफेस पर कोई क्वेरी करता है। अब ये क्वेरी डायरेक्टली इंडेक्स पर नहीं जाएगी, अदरवाइज सिस्टम सही से स्केलेबल नहीं रहेगा। सो ये जो इंटरफेस की क्वेरी होती है वो एक क्वेरी इंजन नाम के एक मीडिएटर, एक बीच के सिस्टम के पास जाती है, जिसका काम होता है कि यूजर की क्वेरी को इंडेक्स तक लेकर जाना और इंडेक्स से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको अपने तक लेके आना और इसके बाद यूजर को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर आप दोनों डायरेक्शन में एरो देख रहे होंगे। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो सिंगल है, यानी कि वेब से डेटा क्रॉलर के पास जाता है, क्रॉलर से कोई भी डेटा इंटरनेट पर नहीं जाता है। सिमिलरली क्रॉलर से इंफॉर्मेशन जाती है इंडेक्सर के पास, इंडेक्सर से कोई भी इंफॉर्मेशन वापस क्रॉलर पे नहीं जाती है। इंडेक्सर से इंफॉर्मेशन इंडेक्स पर जाती है, इंडेक्स से कोई भी इंफॉर्मेशन इंडेक्सर पर या क्रॉलर पर नहीं जाती है। नाउ इसके बाद इंडेक्स, क्वेरी इंजन और इंटरफेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, यानी कि इंटरफेस से इंफॉर्मेशन जाती है क्वेरी इंजन के पास, क्वेरी इंजन से इंडेक्स के पास, इंडेक्स से क्वेरी इंजन के पास और क्वेरी इंजन से इंटरफेस के पास। चलो लेट्स से कि हम इंटरनेट के पहले दिन पर हैं जहां पर अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 3 वेबसाइट बनी है। इन 3 वेबसाइट का जो डेटा है वो क्रॉलर के पास जाता है, क्रॉलर इस डेटा को कंज्यूम करके इंडेक्सर के पास भेजता है, इंडेक्सर से जाता है इंडेक्स के पास, हजम होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, इसके बाद इंडेक्स में जो भी इन 3 वेबसाइट का डेटा है वो क्वेरी इंजन के जरिए यूजर तक पहुंच जाता है इंटरफेस से होते हुए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं, इस बहुत ही सिंपल वर्जन भी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर जो पोस्ट किया हमने वो यूजर को डायरेक्टली मिल जाता है, राइट। ये जो डायरेक्शन है वो बहुत मल्टीपल लेयर से होकर जा रही है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट से डेटा डायरेक्टली यूजर के पास जा रहा है। सो जब भी आप सोचे कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है, मैंने तो पब्लिश कर दिया, वो इसलिए नहीं पब्लिश हो रही है बिकॉज ये इतना सिंपल रिलेशन है नहीं। ये रिलेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतने सारे स्टेप से होकर जा रहा है। और ये भी एक सर्च इंजन का, मॉडर्न सर्च इंजन का बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू है। हम आ जाते हैं गूगल के बेसिक सेटअप के ऊपर। ये है गूगल सर्च इंजन का एक शुरुआती दौर का आर्किटेक्चर, और ये उसका एक बर्ड आई व्यू है जिसमें आपको सारे सिस्टम्स जो कोर सिस्टम्स है गूगल के वो एक एक करके दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 5 नोड्स हैं, जिसमें इंटरनेट और यूजर को हमने अलग कर दिया। 5 नोड में पूरा सर्च इंजन सिमट रहा है। और अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो देखते हैं आप अलग अलग कलर्स के बहुत सारे नोड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ 11 या 12 नोड्स हैं यहाँ पर ये अलग अलग कलर्स में दिखाई दे रहे हैं। और इनकी पूरी की पूरी स्टेजिंग को, ये किस किस तरीके से कहाँ से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, कहाँ पर पार्स करते हैं, इस सब के बारे में अभी बात करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, आपको इस कलर स्कीम को समझा देता हूँ। गूगल सर्च इंजन में जब वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो उसे 4 हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है एक्विजिशन, नंबर 2 है इंडेक्सिंग, नंबर 4 है रिट्रीवल, एंड देन इसके बाद रैंकिंग। यानी कि कुछ नोड्स हैं जो एक्विजिशन का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को अक्वायर करने का काम करते हैं। कुछ नोड्स हैं जो इंडेक्स करने का काम करते हैं, जिन्हें ब्लूज हम दिखा रहे हैं। और रिट्रीवल वाले कुछ नोड्स हैं जो रिट्रीव करने का, इंफॉर्मेशन को जब इंडेक्स कर लिया था उसको वापस रिट्रीव करने का काम करते हैं। एंड देन देयर आर सम नोड्स जो किसी भी कंटेंट को रैंक करने का काम करते हैं। सो ये अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है और ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है, पता नहीं लगता है कि आखिर ये शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ से हो रहा है। नाउ 1 सेकंड का पॉज लें, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से गेस करने की कोशिश करें कि आखिर गूगल के इस पूरे आर्किटेक्चर में जो स्टार्टिंग है इस पूरी प्रोसेस की वो कहाँ से हो रही है। क्या वो यहाँ से शुरू हो रहा है सर्चर से, या वो इंटरनेट से शुरू हो रहा है, या वो यहाँ पर बीच से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। और जब मैं इस एक्सप्लेनेशन को करना शुरू करूंगा तब आप देखें कि आपका जो अंदाजा था वो कितना सही था, कितना गलत था। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो को पॉज करते हुए कि आपके हिसाब से किस नोट से शुरू होना चाहिए।
नाउ आपके वेट करने का टाइम खत्म हो गया है, हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये जितने भी नोट्स हैं, ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं जो गूगल में अलग-अलग एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं। और ये इन सारे सिस्टम्स को अलग रखा है ताकि गूगल इन सारे सिस्टम्स को अलग-अलग करके अपग्रेड कर सके, इनको स्केल अप कर सके, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके ताकि जो इंटरनेट लगातार बड़ा होता जा रहा है, उसके लोड को हैंडल किया जा सके। सो ये कहानी शुरू होती है यूआरएल सर्वर से, और यूआरएल सर्वर एक सिस्टम है जिसका काम होता है यूआरएल्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट को मेंटेन करना, जिसमें ढेरों मिलियंस ऑफ यूआरएल हैं, और वो इन यूआरएल्स को बैच बैच में उठाकर क्रॉलर को फीड करता रहता है। क्रॉलर के पास अगर सारे यूआरएल्स को एक साथ भेज दिया जाएगा तो उन्हें कभी क्रॉल नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये यूआरएल सर्वर है, वो सिर्फ यूआरएल्स की लिस्ट को मेंटेन करने का काम करता है। नाउ यूआरएल सर्वर जब भी क्रॉलर को कोई भी यूआरएल प्रोवाइड करता है तो सबसे पहले अपनी लिस्ट में चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यूआरएल कई बार मुझे और मिल चुका हो। इंटरनेट बहुत बड़ा है, किसी भी एक वेबसाइट का लिंक गूगल के इस यूआरएल इस सर्वर को बहुत अलग-अलग सोर्सेस से मिल सकता है। हो सकता है example.com को आपने भी लिंक किया है, किसी और दूसरी वेबसाइट ने लिंक किया, पचासों वेबसाइट से लिंक मिल सकता है। तो ऐसा ना हो कि गूगल का क्रॉलर इन यूआरएल्स को बार-बार क्रॉल करता है, इसीलिए यूआरएल सर्वर डुप्लीकेट्स को हटा देता है, सिर्फ ओरिजिनल यूआरएल्स को अपने पास रखता है। और इनको बैच में उठाकर क्रॉलर को दिया जाता है शेड्यूलिंग और अर्जेंसी के बेस पर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल सर्च कंसोल पर जब भी जाते हैं और अपने यूआरएल को इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो यूआरएल भी यूआरएल सर्वर के पास ही आता है, और यूआरएल सर्वर देखता है कि ओके, ये गूगल सर्च कंसोल से आ रहा है, इसका मतलब है अर्जेंट है, तो इसे मैं क्रॉलर को जल्दी दे देता हूं। नाउ इस पूरे के पूरे लेक्चर को आपको याद रखना होगा, बिकॉज जब हम गूगल सर्च कंसोल में डिस्कवरी या फिर इंडेक्सिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, तब मैं इस क्लास को बार बार रेफर करूंगा। यूआरएल सर्वर से यूआरएल्स की लिस्ट आती है क्रॉलर के पास, और क्रॉलर कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है जो C++ लैंग्वेज पर कोड किए गए हैं, और इनका काम होता है इंटरनेट पर जाकर जो भी यूआरएल को मिले हैं उनको विजिट करना, और वहां से उस पेज से HTML को डाउनलोड करना है। HTML या पेज पर जो भी एसेट है उस सभी को डाउनलोड करके अपने पास सेव करता है। ये क्रॉलर का इकलौता काम होता है। क्रॉलर का काम आपके पेज के कंटेंट को पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, इंडेक्स करना नहीं, रैंक करना नहीं, कुछ नहीं करता वो। उसका काम है सिर्फ जाना इस इंटरनेट पर और वहां पर उस यूआरएल को रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट करने के बाद जो भी फाइल्स मिल रही है, HTML मिल रहा है, इमेज मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, उस सभी को अपने पास सेव करता है। नाउ ये जो क्रॉलर है, ये क्रोम के एक हेडलेस वर्जन को यूज करते हैं, और ये उसी तरीके से पेज को रेंडर करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से कोई इंसान एक नॉर्मल ब्राउजर पर रेंडर करके देख पाएगा। सो अगर कभी ऐसा होता है कि गूगल बॉट यानी कि जो क्रॉलर है वो आपके पेज को सही से रेंडर नहीं कर पाता है, तो वो यहाँ पर अपने पास सेव भी नहीं कर पाएगा। अगर सेव नहीं कर पाएगा तो वो कहीं आगे किसी और प्रोसेस में यूज भी नहीं होगा। नाउ क्रॉलर के बाद हम आ जाते हैं स्टोर सर्वर के ऊपर। स्टोर सर्वर का काम क्या है? स्टोर सर्वर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। यानी कि क्रॉलर ने जो पेज के HTML को और कंटेंट को डाउनलोड किया है, उसको कंप्रेस करता है। लिटरली में उसकी जिप फाइल टाइप की बनाता है। मैं जिप फाइल बोल रहा हूं, इसका मतलब ही नहीं कि जिप फॉर्मेट में ही फाइल बनाता है, कंप्रेस करता है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर, और इसके बाद उसको एक इंटरनल आईडी असाइन कर दी जाती है। सो लेट्स से example.com /page1 करके एक पेज को विजिट किया क्रॉलर ने, और उसके पूरे के पूरे HTML को, इमेजेस वगैरह को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद देता है स्टोर सर्वर को, और स्टोर सर्वर उस पूरे डेटा को कंप्रेस कर देता है एक ही फाइल के अंदर, और उस फाइल को एक आईडी दे देता है। करेक्ट? और ये आईडी बनाकर उसने इस फाइल को कंप्रेस किया है, उसको भेजा जाता है फिर रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी उस पूरे के पूरे डेटा को, जो कंप्रेस फाइल है, उसको अपने पास सेव करने का काम करता है। रिपोजिटरी इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ी स्टोरेज का काम करता है। इट्स अ ह्यूज स्टोरेज, जिसमें पेटाबाइट्स ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर है। जो भी पेज गूगल बॉट विजिट कर रहा है वो स्टोर सर्वर के जरिए होते हुए रिपोजिटरी में आता है। रिपोजिटरी में ही वो सेव है। मिलियंस ऑफ पेजेस नहीं, बिलियंस ऑफ पेजेस यहाँ पर स्टोर है, उनका ओरिजिनल वर्जन यहाँ पर सेव रहता है। इसे आप एक बहुत बड़ी डिस्क ड्राइव समझ लीजिए, एक तरह से बैकअप ड्राइव है, जहां पर पूरे इंटरनेट का स्नैपशॉट, एक कार्बन कॉपी इमेज यहाँ पर सेव करके रखी गई है। नाउ ये जो रिपोजिटरी से जो कंटेंट है वो जाता है हमारे पास इंडेक्सर के पास, राइट? नाउ इंडेक्सर सिस्टम, आप देख रहे हैं कि इंडेक्सर सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडेक्सर सिस्टम बहुत सारे अलग अलग नोड्स पे डेटा दे भी रहा है। इंडेक्सर से डेटा जा रहा है एंकर्स पे जा रहा है, लेक्सिकन पे जा रहा है, और इंडेक्सर से ही डेटा जा रहा है हमारे पास डॉक इंडेक्स में। लेकिन हम उन सब पर जाने से पहले इंडेक्सर को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इंडेक्सर का काम क्या क्या होता है। सो इंडेक्सर के पास दो काम होते हैं। नंबर 1 है हिट जनरेशन, और नंबर 2 है लिंक एक्सट्रैक्शन।
ठीक है। इंडेक्सर के पास डेटा आ चुका है, कहां से? रिपोजिटरी से। रिपोजिटरी ने क्या भेजा है? जो भी क्रॉलर ने HTML डाउनलोड किया था, उस HTML को डाउनलोड करके यहाँ पर एक आईडी असाइन करके स्टोर सर्वर से मिला रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी से डेटा आया इंडेक्सर के पास। तो इंडेक्सर जो भी डेटा मिला है रिपोजिटरी से, उसको सबसे पहले अनकंप्रेस करता है, अनपैक करता है। अनपैक करने के बाद जो पेज का कंटेंट है, जो टेक्स्ट है उस पेज का, उस टेक्स्ट को छोटे छोटे वर्ड या फिर वर्ड्स में ब्रेक डाउन करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर पेज पर लाइन लिखी हुई है राम गोज टू स्कूल, तो राम एक अलग वर्ड हो गया, गोज टू एक अलग वर्ड हो गया, स्कूल एक अलग वर्ड हो गया। तो यहां पर गोज टू कहने को दो वर्ड हुए, लेकिन एक साथ उसने कंपाइल कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया उसको। नाउ ये जो अलग अलग ब्रेकडाउन होता है, इस ब्रेकडाउन का एक पर्पस है, इसे जानबूझकर ऐसे ब्रेकडाउन नहीं किया जा रहा है। जब भी इस तरह से वर्ड्स में ब्रेकडाउन किया जाता है, तो उसे एक आईडी असाइन की जाती है, और इस आईडी को कहा जाता है वर्ड आईडी। इस वर्ड को हमें ध्यान में रखना है। जो भी पेज का कंटेंट है, उसको अलग अलग वर्ड या फिर वर्ड्स के ग्रुप में बांट दिया जाता है, और हर एक वर्ड को या फिर वर्ड्स के ग्रुप को एक आईडी दी जाती है, जिसे कहा जाता है वर्ड आईडी। ये है हिट। हिट के अंदर क्या क्या होगा? ये वर्ड होगा, उस वर्ड की आईडी होगी, उस वर्ड की इस पेज पर पोजीशन क्या है, उसके फॉन्ट का साइज क्या है, वो कैपिटल में है, स्मॉल में है या कैमल केस में, जितनी भी उस पर्टिकुलर वर्ड की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो सब कुछ इसी हिट के अंदर है। सो एग्जांपल के लिए हम एक इस वेब पेज पर आ जाते हैं, और यहां पर देखते हैं कि लिखा हुआ है वर्ड एक लाइफ। नाउ गूगल के इंडेक्सर ने इस लाइफ वर्ड की जो हिट बनाई होगी, उसमें ये वर्ड इटसेल्फ लाइफ भी होगा, इसकी जो वर्ड आईडी है वो भी इंक्लूड होगी, इसका फॉन्ट साइज क्या है, इसका कलर क्या है, ये एल कैप्स में है, इसके बाद IFE ये स्मॉल में है, और ये किस पोजीशन पर है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस हिट के अंदर सेव है। इंडेक्सर का दूसरा काम होता है लिंक एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो पूरा का पूरा इसको HTML मिला है रिपोजिटरी से, उसके अंदर सिर्फ वर्ड्स को ही नहीं ब्रेक डाउन करना है, बल्कि ये भी देखना है कि कहीं कोई लिंक तो नहीं था। अगर लिंक है तो उस लिंक को और उसके एंकर टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करता है? यहां पर देखिए दूसरा सिस्टम आ गया। इंडेक्सर से डेटा कहां जा रहा है? एंकर्स के पास। एंकर सिस्टम क्या करता है कि जो लिंक एक्सट्रैक्ट करी है ना अभी इंडेक्सर ने, उस लिंक को उठाता है, एंड देन उस लिंक का एंकर सेव कर लेता है अपने पास। इस सिस्टम का नाम क्या है? एंकर। तो ये सिर्फ एंकर को सेव करता है। इसके बाद ये, क्योंकि लिंक आया था, लिंक में क्या होगा? एंकर टेक्स्ट भी होगा, और लिंक इटसेल्फ URL भी होगा। सो एंकर सिस्टम के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है URL रिजॉल्वर में, और URL रिजॉल्वर सिस्टम के पास दो काम होते हैं, बहुत जरूरी काम होते हैं। नंबर एक, URL को, जो कि एक रिलेटिव URL है, उसको एब्सोल्यूट URL में कन्वर्ट करना। अब ये दोनों क्या चीजें होती हैं? कई सारी वेबसाइट्स में, इनफैक्ट वर्डप्रेस सिस्टम भी कई बार ऐसा करता है कि जो URL बनाता है वो इनकम्प्लीट होता है। यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इनकम्प्लीट URL आपको देता है। सो इनकम्प्लीट URL कैसे दिखाई देते हैं? आप जब भी जाएंगे HTML कोड में, और अगर आपको इस तरह से दिखाई देता है कि /image/first_image.jpg, या फिर जो URL होगा वो होगा /category/subcategory/page1। इनकम्प्लीट URL इसलिए बनाया जाता है बिकॉज सिस्टम को, वेबसाइट सिस्टम को पता है कि अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसे कहां भेजना है? उसे भेजा जाएगा https example.com/image/first-image.jpeg। इस पर अपने आप ही यूजर को, सिस्टम को भेज दिया जाएगा। ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी उस वेबसाइट के प्लेटफॉर्म में है, लेकिन गूगल बॉट वेबसाइट का प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल बॉट जब भी किसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, किसी पेज को देख रहा है, और उस URL पर उसे वापस जाना है, तो उसे एब्सोल्यूट URL चाहिए होगा, यानी कि ये URL जिसको विजिट कर सकता है, यानी कि example.com/category/sub-category/page1, इस URL तक जाना होगा। लेकिन ये अचानक से इन्फॉर्मेशन कहां से गूगल के पास आई कि जो कैटेगरी, सब कैटेगरी, पेज 1 था, उसको मुझे https://example.com ब्ला ब्ला में करना है। ये जो काम है इसे करता है URL रिजॉल्वर। तो ये है हमारा रिलेटिव URL, और ये है एब्सोल्यूट URL। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी याद रखना होगा। हम ऑप्टिमाइजेशन के टाइम में इसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट अभी हिंट दे देता हूं, जो लोग, आप लोग ऑलरेडी SEO कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, कभी भी अगर आप SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो कभी भी आपको इस तरह के रिलेटिव URL नहीं यूज करने हैं। वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, लेकिन यूज नहीं करना है। आपको पूरा कंप्लीट URL देना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको नहीं दे रहे हैं, अगर आप इस तरह की URL को अपनी वेबसाइट पर यूज कर रहे हैं, तो गूगल सिस्टम को एक स्टेप कम यूज करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट के लिए, और अगर आप उसके रिसोर्सेज को बचाएंगे तो वो आपको अवार्ड देगा। नाउ आ जाते हैं इस URL रिजॉल्वर के दूसरे काम की तरफ। URL रिजॉल्वर का जो दूसरा काम है वो बहुत अच्छा है। वो है
इस यूआरएल को सही ठिकाने तक पहुंचाना। यानी कि जब इंडेक्सर के पास जो कंटेंट आया है वो आया है रिपोजिटरी से। अब रिपोजिटरी में जब इस डॉक्यूमेंट को एक आईडी दी गई है तो वो आईडी ही इस यूआरएल के साथ में भी लिंक हो रखी है। करेक्ट, बिकॉज ये आईडी कहां से मिली है? इस रिपोजिटरी वाले कंटेंट से मिली है। राइट, लेट्स से कि आप किसी एक पर्टिकुलर एक्स घर से निकलते हैं तो बाहर खड़ा हुआ आदमी यही समझेगा ना कि आप इस घर में रहते हैं। अगर आप मेहमान हैं तो भी पता नहीं लगेगा सामने वाले को, बिकॉज अभी आप उस दरवाजे से निकले हैं। सो ये जो यूआरएल रिजॉल्वर है वो इस यूआरएल में से इस रिपोजिटरी से मिली डॉक्यूमेंट आईडी को हटा देता है। ओके, और इसको असाइन कर देता है इसके डोमेन के पास। सो अभी अगर एक पेज है यहां पर आ जाता है, लेट्स से हमारे पास एक पेज है example.com, इस पर एक लिंक बना हुआ है abc.com। सो example.com की जो भी डॉक्यूमेंट आईडी होगी, लेट्स से 123, इस डॉक्यूमेंट आईडी को abc.com वाले यूआरएल के साथ में यूज नहीं किया जाएगा, इसकी अपनी खुद की डॉक्यूमेंट आईडी पर इसको असाइन कर दिया जाएगा। वो कुछ भी हो सकती है। अभी यूआरएल रिजॉल्वर नाम के इस सिस्टम को ये नहीं पता है। यूआरएल रिजॉल्वर नाम का सिस्टम इसे सिर्फ आगे प्रोसेस करने के लिए देता है, आगे आने वाले सिस्टम अपने आप इस सारे काम को करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ इसका काम है यूआरएल रिजॉल्वर का रिपोजिटरी से मिली डॉक्यूमेंट आईडी को स्ट्रिप कर देना दूसरे यूआरएल के लिए। एंकर के साथ में ऐसा नहीं होता। एंकर टेक्स्ट उसी पेज का पार्ट है, सो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली आईडी को ही वो यूज करता रहता है। ओके, करेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ अभी तक जो रास्ता था वो बड़ा ही सिंपलिस्टिक सा था, एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहे थे। यूआरएल रिजॉल्वर से 3 अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं। राइट, सो ये यूआरएल रिजॉल्वर है वो अपने डेटा को 3 अलग अलग सिस्टम तक भेज रहा है। लिंक्स पे भी भेज रहा है, डॉक्यूमेंट इंडेक्स यानी कि डॉक इंडेक्स पर भी भेज रहा है, और बैलेंस पर भी भेज रहा है। तीनों को अलग अलग समझना जरूरी है। पहले तो जो यूआरएल रिजॉल्वर से जो भी लिंक मिला है, यूआरएल मिला है, वो जाता है लिंक्स नाम के एक सिस्टम के ऊपर। अब ये जो लिंक नाम का सिस्टम है ये बहुत ही कमाल है। ये लिंक का स्टोरेज नहीं है, इस लिंक्स नाम के सिस्टम का काम है एक इंटरनेट की सारी लिंक्स का एक मैप बनाना। कौन सा पेज किस पेज को लिंक दे रहा है, किस पेज को किस पेज से लिंक मिल रही है, किस वेबसाइट को कितनी अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग लिंक्स मिली हुई हैं, इस सारे मैप को बनाने का काम करता है ये लिंक्स नाम का सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जिन लोगों को एसईओ थोड़ा बहुत आता है वो गेस कर सकते हैं कि लिंक्स के साथ में, लिंक्स के बाद कौन सा सिस्टम आ सकता है। अगर अभी आप गेस नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब आपके बेसिक्स खराब है। लिंक्स नाम का सिस्टम जाता है सीधे पेज रैंक के ऊपर, क्योंकि पेज रैंक ही वो एल्गोरिदम है जो लिंक्स की वैल्यू को निकालती है, पता करती है, बताती है। सो हमें मिला, इस पूरे के पूरे रिपोजिटरी से मिला, इंडेक्सर पर कंटेंट आया, इंडेक्सर से हमारा जो लिंक निकला वो हमारे यूआरएल रिजॉल्वर पर आया है। यूआरएल रिजॉल्वर से निकला हुआ लिंक जो है वो लिंक्स के मैप को बनाने का काम करता है, और लिंक्स का ये मैप पेज रैंक को ड्राइव करता है। नाउ अगर पेज रैंक को, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, लेकिन अगर पेज रैंक के आगे आने वाले नोड को मैं देखूं तो ये है सर्चर, यही है वो हमारा यूजर, वो जिज्ञासु जो हमारे इस सर्च इंजन को, गूगल को क्वेरी दे रहा है। सो इस सर्चर के पास इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? सिर्फ पेज रैंक से नहीं आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है डॉक्यूमेंट इंडेक्स से भी आ रही है, ये इंफॉर्मेशन बैरल से भी आ रही है, ये इंफॉर्मेशन लेक्सिकॉन से भी आ रही है। सो इसीलिए जब मैं या जॉन म्यूलर या कोई भी जब कहता है कि लिंक्स के ऊपर सिर्फ फोकस मत करो, लिंक से रैंक नहीं आएगी, वो इसीलिए हम कहते हैं बिकॉज जो सर्चर के पास इंफॉर्मेशन, फाइनल इंफॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ एक सिस्टम से नहीं आ रही है, वो 4 अलग अलग सिस्टम से आ रही है। और ये भी थोड़ा सा पुराना आर्किटेक्चर है, सिंपलिस्टिक आर्किटेक्चर है। अभी करंट सिस्टम में तो ये जो ये सोर्सेज हैं बहुत सारे हो चुके हैं। तो हम वापस आ जाते हैं खैर अपने टॉपिक की तरफ। हम आ गए थे लिंक सिस्टम पर। तो लिंक क्या करता है, जितनी भी लिंक्स आ रही हैं इंडेक्सर से इस सिस्टम के पास, उन सभी का एक मैप बनाता है, कौन सा पेज किस पेज को कितनी लिंक दे रहा है, और फिर उस डेटा को पेज रैंक एल्गोरिदम को फीड कर दिया जाता है, ताकि पेज रैंक एल्गोरिदम नॉर्मल फाइनल सिस्टम को ये बता सके कि भाई ये जो जितनी भी वेबसाइट्स को ये लिंक मिल रही है, इन लिंक्स का वेट क्या है, उसे वेट कैलकुलेट करके देता है। एक छोटा सा काम है इसका। ना हम वापस आ जाते हैं अपने यूआरएल रिजॉल्वर के पास, बिकॉज यूआरएल रिजॉल्वर ही आगे की पूरी कहानी को ड्राइव कर रहा है। यूआरएल रिजॉल्वर अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी उसके पास आई है, उस इंफॉर्मेशन को देता है डॉक इंडेक्स के पास। ठीक है, डॉक इंडेक्स यानी कि डॉक्यूमेंट इंडेक्स। अब डॉक्यूमेंट इंडेक्स क्या करता है, ये पेज का एक शॉर्ट वर्जन बनाता है, एक ऐसा वर्जन बनाता है जिसको बहुत क्विकली, बहुत फास्ट तरीके से उसको लुकअप किया जा सके, यानी कि ढूंढा जा सके। यानी कि इसके पास जो डॉक्यूमेंट इंडेक्स के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है कि कोई जो पेज है उसका कंटेंट कितना लंबा है,
उसके अंदर कौन कौन सी एम्बेडिंग्स होती है, ये सिर्फ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है ताकि इसको बहुत जल्दी लुकअप किया जा सके ना, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी निकालती है। गूगल पर जब आप सर्च करते हैं तो हमेशा रिजल्ट्स को मिली सेकंड्स में दिखाते हैं, कितने मिली सेकंड्स में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल दी है। तो मिली सेकंड्स में तभी होगा जब पीछे बैक एंड पूरा जो है बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा। सो यहाँ पर पेज रैंक ने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है पुराने टाइम में, और जो ये डॉक्यूमेंट इंडेक्स है उसे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन ये भी फास्ट काम करे, इसीलिए इसके पास एक बहुत ही क्विक लुकअप डायरी टाइप की होती है। नाउ अब ये डॉक्यूमेंट इंडेक्स भी दो डायरेक्शन में जाता है। डॉक्यूमेंट इंडेक्स एक तो सर्चर के पास इंफॉर्मेशन भेजता है, यानी कि फाइनल सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन भेजता है जो सर्च उस पेज को बना रहा है, सर्च को बना रहा है। और दूसरी डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ, कहां जा रहा है ये, यूआरएल सर्वर के पास, यानी कि वो यूआरएल सर्वर जो यूआरएल्स की लिस्ट बना रहा है जिसको क्रॉलर को भेजा जाएगा, उसके पास नए यूआरएल कहां से आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट इंडेक्स से। यानी कि जब आप अपनी वेबसाइट पर अपने ही किसी पेज को इंटरनल लिंक देते हैं तो वो कैसे काम करती होगी, एक पेज है आपका मेन पेज, होम पेज है, जिसको क्रॉल किया गूगल बॉट ने, स्टोर सर्वर पर गया, उसका एक कैश्ड वर्जन रिपोजिटरी में इसको सेव कर दिया। रिपोजिटरी से जब भी इंडेक्सर के पास जाएगा तो इंडेक्सर वहां से एंकर और यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करेगा। जो एक्सट्रैक्ट किए हुए यूआरएल्स हैं, एक्सट्रैक्ट किए हुए आप ही के इंटरनल लिंक्स हैं, वो डॉक्यूमेंट इंडेक्स पर जाएंगे, यानी कि जो आपके उस पर्टिकुलर होम पेज को किसी भी यूजर को सर्च रिजल्ट्स में दिखाने में काम आएगा। और साथ ही में वही यूआरएल आपके इस यूआरएल सर्वर नाम की क्यू में भी चला जाएगा, ताकि आपके इंटरनल लिंक से उस पेज को दोबारा से क्रॉल किया जा सके। यह है इंपॉर्टेंस इंटरनल लिंक का। एक्सटर्नल लिंक्स भी सेम तरीके से काम करती हैं, लेकिन इंटरनल लिंक के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। सो यूआरएल रिजॉल्वर से मिली हुई इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाती है लिंक के पास, लिंक के साथ में जाती है डॉक्यूमेंट इंडेक्स के पास, डॉक्यूमेंट इंडेक्स से ये जो इंफॉर्मेशन है वो सर्चर के पास वापस चली जाती है, और यूआरएल सर्वर के पास एक इस यूआरएल की कॉपी भी चली जाती है कि भाई एक और यूआरएल मुझे नया मिला है, इसको भी इंडेक्स कर लो। तो ये जो यूआरएल सर्वर की जो लिस्ट है वो लंबी होती चली जाती है। और नाउ ये यूआरएल रिजॉल्वर तीसरा काम करता है, और वो तीसरा काम है बैरल्स को इंफॉर्मेशन देना। यूआरएल रिजॉल्वर से जो यूआरएल है वो जाता है बैरल के पास। नाउ बैरल के पास जब हम आ रहे हैं तो हमें यह भी देखना है कि बैरल के पास सिर्फ यूआरएल रिजॉल्वर से ही इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, बैरल के पास इंफॉर्मेशन आ रही है इंडेक्स से भी। ये देखिए एक एरो ये भी एक छोटा सा छुपा बैठा था, राइट। तो ये जो बैरल है उसके पास इंडेक्सर से कंटेंट आ रहा है और यूआरएल रिजॉल्वर से यूआरएल आ रहे हैं। अब ये बैरल्स क्या बला है, नहीं, बैरल को भी एक बार हम समझ लेते हैं। नाउ बैरल को समझने से पहले आपको साइड में एक छोटा सा सिस्टम दिखाई दे रहा है लेक्सिकन नाम का, इसे अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। लेक्सिकन को भी देख लेते हैं। इंडेक्सर सिस्टम के जो अलग अलग काम होते हैं उन कामों में से एक सबसे जरूरी काम है कि जो पूरा पेज उसको मिला है उस पेज के अंदर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को अलग अलग वर्ड्स में ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है, और वो यूनिक आईडी प्लस वो वर्ड प्लस उसकी उस पूरे डॉक्यूमेंट में पोजीशन, उसका फॉन्ट साइज, उसका कलर वगैरह वगैरह मिलाकर एक चीज बनती है, इसे बोलते हैं हिट। ये जो हिट बनाने का काम होता है ये लेक्सिकन नाम का सिस्टम करता है। ये लेक्सिकन के दो कामों में से एक है, लेक्सिकन दोनों तरफ से काम करता है। तो अभी हम आ जाते हैं कि इसका जो दूसरा काम है वो क्या है। सो लेक्सिकन ने बना दी हिट, हिट इंडेक्सर के पास है, इंडेक्सर से वो हिट जाती है बैरल्स के अंदर। अब ये जो बैरल्स हैं ये क्या है, बैरल्स बोल रहा हूं मैं, BARRELS, ये प्लूरल वर्ड है, यानी कि एक बैरल होता है। अब एक बैरल क्या है, एक बैरल एक किसी पर्टिकुलर वर्ड की अपनी वर्ड आईडी और जिस पेज में वो वर्ड था उसकी डॉक्यूमेंट आईडी का पेयर होता है। यानी कि एक तरह से एक इंडेक्स बनाने का काम करता है बैरल सिस्टम, जो किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की जो आईडी है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टेक्स्ट पीसेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की जो वर्ड आईडी है उसको मिलाने का काम करता है। तो एक है डॉक्यूमेंट आईडी और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स की आईडी, इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है बैरल्स। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्स, करेक्ट। एक डॉक्यूमेंट है उसको ब्रेक डाउन किया हमने वर्ड्स में, डॉक्यूमेंट आईडी उसके अंदर वर्ड आईडी, ये बन गया फॉरवर्ड इंडेक्स। अब इसके बाद आता है दूसरा सिस्टम जिसका नाम है सॉर्टर। ये सॉर्टर क्या करता है, इसका सिर्फ एक ही काम है लेकिन बहुत जरूरी काम है। ये उस फॉरवर्ड इंडेक्स को उल्टा कर देता है, यानी कि अभी जो इंडेक्स बना था डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पर, अब वो बन जाता है वर्ड आईडी के बेस पर। तो एक अलग अलग जितनी वर्ड आईडीज हैं वो किन किन डॉक्यूमेंट आईडीज के साथ में मैच कर रही हैं, ये इंफॉर्मेशन गूगल को मिल जाती है। तो सॉर्टर जो है वो हमारी इन्वर्टेड इंडेक्स बनाता है, जिस इन्वर्टेड इंडेक्स को गूगल यूज करता है रैंक करने में। नाउ बैरल से ये इंफॉर्मेशन, जो इन्वर्टेड इंडेक्स वाली इंफॉर्मेशन जाती है सर्चर के पास। तो अब आपके पास जो चार सिस्टम इस सर्चर के पास में आ रहे हैं,
इनपुट दे रहे हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है पेज रैंक क्या होता है, आपको पता है डॉक्यूमेंट इंडेक्स क्या होता है, आपको पता लग गया बैरल क्या है, बैरल से इन्फॉर्मेशन सॉर्टर से आ रही है, बैरल के पास इन्फॉर्मेशन सॉर्टर से आती है, बैरल ने बनाया फॉरवर्ड इंडेक्स, सॉर्टर ने बनाया इन्वर्टेड इंडेक्स, वापस दिया बैरल्स को, बैरल्स ने वो फीड कर दी इन्फॉर्मेशन सर्चर के पास। अब इसके बाद लेक्सिकन, लेक्सिकन भी सर्चर के साथ में कनेक्ट है। नाउ सर्चर क्या है, सर्चर को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए भी बोल दिया था कि जो भी यूजर सर्च कर रहा है, बट एक्चुअली में सर्चर वो सिस्टम है जो सर्च यूजर के साथ में कनेक्ट होता है। तो यहां पर मुझे टेक्निकली एक और ऐड करना चाहिए नोड, यहां पर आ जाते हैं, ये हमारा सर्च यूजर, फाइनल यूजर, राइट, और ये फाइनल यूजर ही कनेक्ट हो रहा है इस सर्चर सिस्टम के साथ में। तो अब ये सर्चर सिस्टम क्या करता है, और ये दोनों वेज से कनेक्ट हो रहा है, राइट, हम बोथ वेज कर देते हैं। सो ये जो हमारा यूजर है ये क्या कर रहा है, सो हमारा यूजर एक क्वेरी देता है, वो क्वेरी जाती है सर्चर सिस्टम के पास, गूगल का फ्रंट एंड सिस्टम, और ये फ्रंट एंड सिस्टम क्या करता है कि उस यूजर क्वेरी को भेजता है लेक्सिकन के पास सबसे पहले, क्योंकि लेक्सिकन का काम क्या है, किसी भी जो टेक्स्ट उसे मिल रहा है, जो कंटेंट उसे मिल रहा है, उसको अलग अलग वर्ड्स में तोड़कर वर्ड आईडी जनरेट करना। सो ये जो सर्चर सिस्टम है वो लेक्सिकन के पास सेम कंटेंट भेजता है और बोलता है कि भाई ये जो सर्चर ने क्वेरी की है, जो यूजर ने जो क्वेरी की है, इसको जरा ब्रेक डाउन करके देखो, जो वर्ड आईडी तुम्हें मिल रही है वो तुम्हारे किसी दूसरे वर्ड आईडी के साथ मैच कर रहा है। That's how Google generate that fast answers. So जब Google एग्जीक्यूटिव स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं कि हमें 15% क्वेरीज हमें हर साल नहीं मिलती हैं, तो वो 85% जो मैच्ड क्वेरी है वो डेटा कहां से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है, लेक्सिकन से ही गूगल को पता लग जाता है कि आखिर ये जो क्वेरी है, जो वर्ड आईडी अभी भी जनरेट की है सर्चर की क्वेरी के बेस पर, वो पहले से तुम्हारे सिस्टम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सर्च क्वेरी नहीं है। अब बाकी सारे सिस्टम्स को यूज किया जाएगा, वहां पर बैरल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा, डॉक्यूमेंट इंडेक्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा, पेज रैंक भी यूज किया जाएगा। बाद में जितने भी सर्च 10 जो लिंक है वो गूगल सिस्टम के पास आ जाएंगे और उन्हें पेज रैंक के बेस पर रैंक किया जाएगा। एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए कि गूगल जो रैंक करता है पेजेस को, वो पहले से रैंक कर लेके नहीं आता, इसके बाद पेज पर पब्लिश करता है। उसके पास सिर्फ 10 लिंक होते हैं। इनिशियली गूगल के पास सिर्फ 10 लिंक होते हैं जिनको आपके सर्च रिजल्ट्स की क्वेरी के लिए देना है, लेकिन कौन सा लिंक किस पोजीशन पर आएगा ये तभी डिसाइड होता है जब वो आपके डिवाइस पर, आपके मोबाइल पर या आपके डेस्कटॉप पर सामने दिखाई देता है। यानी कि रैंकिंग सबसे लास्ट में होने वाली रियल टाइम प्रोसेस है। आपकी वेबसाइट उन 10 लिंक्स में से एक होगी या नहीं होगी, वो इन सारे सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो किस पोजीशन पर होगी वो सिर्फ पेज रैंक पर डिपेंड करता है। पेज रैंक और उससे एसोसिएटेड जितने भी रैंकिंग सिग्नल्स हैं, इन सारे रैंकिंग सिग्नल्स को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड डू नॉट बिलीव कि 200 रैंकिंग सिग्नल है। 200 रैंकिंग सिग्नल एक इमेजिनरी नंबर था जिसको थ्रो कर दिया। एक्चुअली में 200 रैंकिंग सिग्नल्स नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ 19-20 पढ़ने होंगे और वो भी आपको बहुत आसानी समझ में आएंगे। आपके काम के 5-6 रैंकिंग सिग्नल होते हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सो ये था गूगल के सर्च इंजन के काम करने का एक ब्रॉड लेवल सिंप्लीफाइड वर्जन। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो पढ़ाई करने की आदत डाल दीजिए, बिकॉज इतना तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना पढ़ लेंगे और इतना समझ जाएंगे तो आगे आने वाली अपडेट से डर भी लगना बंद हो जाएगा। अगर इतना समझ जाओगे तो कल को कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको बरगला नहीं पाएगा, और जो बाकी दूसरे आर्टिकल लिखने वाले इधर उधर लोग, सेंसेशनल आर्टिकल लिखने वाले अलग अलग लोग हैं, वो भी आपको नहीं डरा पाएंगे। लेकिन आज की क्लास अभी खत्म नहीं होती है, बिकॉज अभी हमें एक और चीज के ऊपर बात करनी है, और वो है गूगल का डिस्कवरी सिस्टम। कल की क्लास में मैंने बात की थी कि गूगल के काम को हम 5 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं: डिस्कवरी, क्रॉलिंग, रेंडरिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। नाउ बाकी सारे इन 4 पार्ट्स को मैं आगे आने वाली क्लासेस में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बिकॉज आज हम बहुत टेक्निकल बातें ऑलरेडी कर रहे हैं तो डिस्कवरी वाले पार्ट को भी आज ही आप समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो जो डिस्कवरी है ना, ये डिस्कवरी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स पर डिपेंड करती है। डिस्कवरी क्या है? यानी कि गूगल को पता लगना कि आखिर आपका यूआरएल कौन सा कहां पर है। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट में भी पूछा है कि आखिर गूगल को कैसे पता लग जाता है, अगर मैं बैकलिंक नहीं बनाई, कोई इंटरनल लिंक नहीं दिया, तो फिर गूगल को कैसे पता चल जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि गूगल किसी भी वेबसाइट का, किसी भी आड़ी टेढ़ी वेबसाइट का होम पेज पहले जाकर इंडेक्स कर लेता है। आप उसके लिए कोई लिंक मत बनाओ, एसईओ मत करो, साइट में मत सबमिट करो, गूगल सर्च कंसोल में भी मत जाओ, तो भी गूगल किसी भी वेबसाइट का होम पेज जाकर सबसे पहले इंडेक्स कर लेता है। कैसे होता है अभी पता चल जाएगा। सो हम यहां पर आ जाते हैं और थोड़ा सा इस सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये है हमारा गूगल बॉट जिसके पास सारे यूआरएल्स जा रहे हैं, ओके। लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग सिस्टम के जरिए पता लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गूगल को मिलती है वो मिलती है एक सिस्टम से जिसको हम एसईओस कहते हैं, साइट मैप। ये हमारा साइट मैप। साइट मैप क्या है? सिंपल, कुछ नहीं है, एक पेजेस की लिस्ट है। एक आपकी वेबसाइट पर एक फाइल होगी .xml फॉर्मेट में, जिसमें आपके सारे यूआरएल्स पड़े होंगे,
example.com/page1/page2/page3/page4 कुछ भी, जितने भी यूआरएल हैं। नाउ इस साइट मैप के बारे में हम लोग अलग स्पेसिफिक क्लास में बात करेंगे, लेकिन ये किसी भी फॉर्मेट में, एक्सएमएल में हो सकती है, .txt में भी हो सकती है, कैसे भी होगी, गूगल को सिर्फ आपके सारे यूआरएल्स की लिस्ट मिलनी चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कैसे देते हो, बस दे दो। दूसरा तरीका जो होता है गूगल बॉट को पता लगने का किसी भी यूआरएल का, ये होता है इंटरनल लिंक। यानी कि एक कोई पेज है, example.com का कोई पेज था, होम पेज था, उस पर एक लिंक पड़ा हुआ example.com/page9 और वो इंटरनल लिंक हो गया, वो गूगल बॉट के पास पहुंच जाता है। गूगल बॉट अपने आप उसे क्रॉल कर देगा और क्रॉल करने के बाद उसे विजिट करके देखेगा, डिसाइड करेगा इंडेक्स करना ही नहीं करना है। नाउ ये जो डिस्कवरी है कहाँ पे हो रही है? अगर हम गूगल सर्च के स्ट्रक्चर पर फिर से जाएं तो कैसे पता लगता है? क्रॉलर ने पेज क्रॉल किया, स्टोर सर्वर पर गया, रिपोजिटरी पे गया, इंडेक्सर पर गया, इंडेक्सर से एंकर, एंकर से यूआरएल सर्वर, यूआरएल सर्वर से डॉक्यूमेंट इंडेक्स और डॉक्यूमेंट इंडेक्स से यूआरएल सर्वर और फिर से क्रॉलर। इतनी लंबी जर्नी करनी पड़ती है। जब आप सोचते हो कि एक मैंने इंटरनल लिंक बना दी, गूगल क्यों नहीं इंडेक्स कर रहा है? अरे भाई यूआरएल सर्वर पर भीड़ लगी होगी, है ना? हो सकता है उसके पास बहुत सारे लोगों ने जाकर सर्च कंसोल में जाकर भीड़ लगा रखी कि भाई मेरा यूआरएल इंडेक्स करो, इंडेक्स करो, इंडेक्स करो, तो भीड़ लग जाती है, तो थोड़ा शेड्यूलिंग में टाइम लग जाता है। पेशेंस रख लो, हो जाएगा। वापस आ जाते हैं हम डिस्कवरी वाले मॉड्यूल पर। सो इंटरनल लिंक और साथ ही में एक्सटर्नल लिंक दोनों सेम है, राइट? तो साइट मैप पहला मीडियम हो गया किसी भी यूआरएल के डिस्कवर होने का, दूसरा हो गया इंटरनल लिंक, तीसरा हो गया एक्सटर्नल लिंक, चौथा हो गया रैंडम गेसिंग। मान लो आपने यहाँ पर साइट मैप में अपने दिया हुआ है, यूआरएल की लिस्ट दी है abc.com/page121 123 122 125। अब आपने एक मिस कर दिया, 124। अब गूगल बॉट के पास इतना सेंस है कि अगर किसी वेबसाइट में 121 पेज नंबर 122 है, 125 है, तो 23 और 24 भी तो होगा, तो वो अपने आप गेस करेगा और उन यूआरएल को भी विजिट करने की ट्राई करेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। ऐसे 4-5 पेज बना लो, 10 पेज बना लो, 1 से लेकर 10 तक, और 9 नंबर का पेज मत बनाना, 9 नंबर को अपने आप विजिट करने की कोशिश करेगा। गूगल बॉट करता है हमेशा ऐसा। तो यूआरएल गेसिंग भी चलती है। उसके अलावा ये 4 मेन मेथड हैं। इसके बाद जो है वो 6 और छोटे-छोटे सिस्टम्स हैं। सिर्फ ऐसे 10 ही नहीं है, और भी गूगल के इंटरनल हो सकते हैं। हम मूर्ख अज्ञानियों को क्या ही पता होगा, राइट? लेकिन मेरी अपने एक्सपीरियंस में जितने हैं वो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसके बाद 4 के बाद 5वां सिस्टम आता है सर्वर लॉग। यानी कि अगर आपके सर्वर लॉग में कोई यूआरएल है जिसको आपने कहीं पर भी विजिट नहीं किया, कहीं इंटरनल लिंक नहीं, एक्सटर्नल लिंक नहीं, लेकिन अगर गूगल बॉट ने आपके एरर लॉग्स को, आपके सर्वर लॉग्स को विजिट किया, ओपन है, तो वहां से वो यूआरएल एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पे एक पेज पड़ा हो जो आपने सिर्फ कंपनी के इंटरनल यूज के लिए बना रखा था, है ना? कोई ट्रेनिंग वगैरह का कोई पेज है, उस पेज को आप इंडेक्स नहीं कराना चाहते हो, आपने ऐसे ही बना रखा है, उसको मना कर दिया अपने डेवलपर को, भाई इसको इंटरनल लिंक मत देना, इसको एक्सटर्नल लिंक भी मत देना, कहीं पर भी साइट मैप में भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी गूगल बॉट उसे विजिट कर सकता है अगर वो आपके सर्वर लॉग में, यानी कि इंटरनल किसी यूजर ने उस यूआरएल को विजिट किया, सर्वर लॉग में वो आ गया, सर्वर लॉग से पढ़कर गूगल बॉट उसे विजिट कर लेगा। इसीलिए किसी भी सीक्रेट पेज को अगर आपको रखना है, किसी पेज को सीक्रेट रखना है, तो उसे robots.txt में डिसअलाउ करते हैं एंड साइट मैप से भी उसे हटा देते हैं, नो इंडेक्स लगा देते हैं, राइट? इसके बाद जो छठवां तरीका है वो है क्रोम डाटा का। यानी कि अगर कोई यूजर, बहुत सारे लोग आपके यूआरएल को डायरेक्टली टाइप करके xyz.com डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं, तो गूगल उस डेटा को उठाकर भी आपके यूआरएल को विजिट करने, क्रॉल करने और इंडेक्स करने में यूज कर लेगा। इसी तरीके से गूगल किसी भी नई से नई वेबसाइट को इंडेक्स कर लेता है। आपने नया नया डोमेन रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आपने उस पे अपना वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल किया, आपने उसने कनेक्ट कर लिया, ठीक है? लेकिन जब आप कनेक्ट कर रहे हैं, जब आप उसमें होस्टिंग वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो आपने क्रोम में अपने यूआरएल को एंटर किया, गूगल ने उस यूआरएल को पकड़ा, सीधे जाकर विजिट किया और विजिट करने के बाद इंडेक्स कर लिया। आपने वेबसाइट नहीं बनाई, आपने robots.txt नहीं डाली, आपने कुछ भी नहीं किया, इससे पहले गूगल जाकर इंडेक्स कर लेगा, क्योंकि आपने क्रोम में वो डेटा डाला है। ओके, हमारे पास 7वां तरीका है डोमेन रजिस्ट्रार। गूगल डोमेन रजिस्ट्रार से भी नए नए रजिस्टर्ड यूआरएल का डेटा परचेज करता है और परचेज करने के बाद उसे इंडेक्स करने में यूज करता है, क्रॉल करने में, विजिट करने में, रेंडर करने में, इंडेक्स करने में यूज करता है। तो जब हम परेशान होते हैं कि यार पता नहीं गूगल बॉट हमारी वेबसाइट को रैंक क्यों नहीं कर रहा है, इंडेक्स क्यों नहीं कर रहा है, उसका सिंपल तरीका ये कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है अपने आप में उतना गुड इनफ ना हो। गूगल नए पेजेस को इंडेक्स करना चाहता है, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। 8वां तरीका है आरएसएस फीड। यानी कि अगर आपका यूआरएल किसी दूसरी वेबसाइट की, आप ही की वेबसाइट की आरएसएस फीड में आ जाता है, एटम फीड में आ जाता है, तो भी गूगल उस फीड को क्रॉल करके, उस फीड के यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करके आपके उस यूआरएल को इंडेक्स करने में यूज कर सकता है। फिर आ जाता है यूआरएल सबमिशन इन जीएसए। दिस इज वेरी सिंपल। हम लोग कई बार क्या होता है, हमने एक नया नया पेज बनाया और हमने सीधे सीधे गूगल सर्च कंसोल में गए और वहां पर हमने यूआरएल को इंस्पेक्ट करने में, सबमिट करने में यूज कर लिया। नाउ बिकॉज गूगल सर्च कंसोल में जब भी आप किसी यूआरएल को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सीधे जाता है यूआरएल सर्वर के ऊपर, तो वहां पर ऑटोमेटिकली गूगल बॉट उस यूआरएल को विजिट करता है और वो डिस्कवर हो जाता है। और सबसे लास्ट मेरे एक्सपीरियंस में जो तरीका है वो है जेएस रेंडरिंग। यानी कि अगर जो जावास्क्रिप्ट हैवी वेबसाइट्स होती हैं, उनमें जो यूआरएल
कोडेड होते हैं, जो किसी भी अलग दूसरे मेथड पे नहीं है। अगर गूगल ने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया, उसमें कोई नया यूआरएल मिलता है, तो उसे भी ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट इंडेक्स से होते हुए पास करा के पहुंचा देता है यूआरएल सर्वर के पास। इन 10 सिस्टम्स के अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं गूगल के पास, जिन्हें यूज करके गूगल नए नए यूआरएल्स को डिस्कवर करता रहता है। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ इन्हीं 10 सिस्टम्स के बारे में पता है, और हमारे लिए ये सफिशिएंट भी हो जाते हैं। सो जब हम आगे आने वाली क्लासेस में किसी वेबसाइट को इंडेक्स कराने के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे, तो हम लोग सिर्फ साइट मैप के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और अगर अभी आप ऑलरेडी परेशान है कि मेरा कोई यूआरएल इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मैंने तो यूआरएल को कहीं इधर उधर डाला नहीं था, वो इंडेक्स कैसे हो गया, दोनों का आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। नाउ ये थी अभी तक की आज की क्लास। अब आज आपने सीख लिया कि सर्च इंजन्स, नॉर्मल सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं, गूगल सर्च इंजन एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया आपको कि कैसे काम करता है, और डिस्कवरी के अलग अलग अपने पार्ट्स क्या हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं। और एक थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट, एलएलएम नहीं होता है, एलएनएम होता है। अगली क्लास में कोई हमें कमेंट करके बताए कि एलएनएम क्या होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम देखेंगे कि आखिर एलएलएम कैसे काम करते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग क्या होती है, और कैसे आप अपने कंटेंट को एलएलएम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। रैंक करने वाली चीजें से थर्ड क्लास में नहीं सिखाऊंगा, अभी आप उसके लिए कच्चे हैं। आज की क्लास से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको अपने पास नोट बनाइए, और क्वेश्चंस को भी नोट बनाकर रख लीजिए। अगली लाइव क्लास जो कि संडे को होने वाली है, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे। और लाइव क्लास को, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा, एक बहुत ही नॉमिनल फीस के जरिए। चैनल को ज्वाइन करें और हमें बताएं कि आप पक्के सॉलिड स्टूडेंट हैं। एंड देन इसके बाद मिलते हैं आपसे लाइव डाउट सेशन में। जो डाउट सेशन है वो सिर्फ जो ये कोर्स है उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए नहीं है। जो लाइव सेशन है वो आपको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री से कनेक्ट रखने में हेल्प मिलेगा। इसमें से जितनी भी क्लास के टॉपिक्स हैं जिनको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी से रिलेटेड सैकड़ों प्रॉब्लम्स को कई बार मैं फेस कर चुका हूँ। और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लाइव सेशन में, जहाँ पर बहुत सारी बातें होने वाली है क्लास की प्रॉब्लम्स के अलावा भी। सो आई होप दैट आई सी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यू इन लाइव सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, and I will see you next time. Take care.